चैप्टर नंबर 2 फॉर फिजिक्स और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर 8 है। न्यू बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 8, ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 9। चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ये फिजिक्स का सेकंड चैप्टर है। किसका? फिजिक्स का सेकंड चैप्टर है, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। इस चैप्टर को समझने से पहले हम मोशन चैप्टर के कुछ चीजें रिवाइज करते हैं। पहले तो अपनी साथ में एनसीआर वो निकाल लो, एनसीईआरटी भी निकाल लो इस चैप्टर की, और नोटबुक भी निकाल लो। ठीक है, मोशन वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। इफ अ बॉडी इज मूविंग इन मोशन, तो आइदर इट इज मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन और इट इज मूविंग इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और अ बॉडी कैन बी मूविंग इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये चीज हम पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में फिजिक्स के, जब हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था फिजिक्स का, मोशन चैप्टर। ठीक है, तो जब भी कोई बॉडी मूव कर रही होती है उसको मूव करवाता कौन है? जब भी कोई बॉडी मूव करती है तो उसको मूव करवाता कौन है? फोर्स। तो वी कैन से दैट फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन। अगर बॉडी मूव कर रही है तो उसका कॉज क्या है? व्हाट इज द रीजन व्हाई बॉडी इज मूविंग? फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, दैट्स व्हाई बॉडी इज इन मूविंग मोशन। समझ आया? फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी, दैट्स व्हाई बॉडी इज इन मोशन। तो फोर्स कैन बी रिटन एज द कॉज ऑफ मोशन। नाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ व्हाट इज मेंट बाय फोर्स? फोर्स की डेफिनेशन क्या होगी? पुश और पुल। ये तो तुम पढ़ते आ रहे हो। देखो, हम पहले तो जब भी 9th क्लास में टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो पहले कुछ बचपन की यादें ताजा कर लेते हैं, फिर वो यादों के आगे हम अपना आशियाना बनाएंगे। पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। ऑन एन ऑब्जेक्ट होगा ना निखिल? एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट। अच्छा रटा हुआ है, चलो बढ़िया। एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट समझना भी इंपॉर्टेंट होता है और कभी ना कभी रटना भी इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं रटना बेकार होता है, अप्लाई भी ले सकते हैं। तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे पुश और पुल लगाते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? फोर्स। समझ आई ये बात? पुश और पुल इज कॉल्ड एज फोर्स। तो फोर्स के इफेक्ट्स क्या है? What are the effects of force? तो ये चीज भी हमने बचपन में पढ़ रखी है। जो हमारी यादें हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं। मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा। देखो, बचपन की जो चीजें थी उसको मैं प्रॉपर्ली डिटेल में नहीं लिखवाने वाला, वो तुम्हें आता है ऑलरेडी। ठीक है ना? जो 9th क्लास की चीजें वो हम डिटेल में लिखेंगे विद नोट। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स क्या होता है? इट कैन चेंज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज कर सकता है। इट कैन स्पीड अप द ऑब्जेक्ट, इट कैन स्पीड डाउन द ऑब्जेक्ट। ये स्पीड बढ़ा भी सकता है, स्पीड कम भी कर सकता है। फोर्स कैन मेक दी मूविंग बॉडी कम्स टू रेस्ट। अगर फोर्स अप्लाई होगा तो मूविंग बॉडी कम्स टू रेस्ट। कैसे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसमें कैसे फोर्स अप्लाई करेगी? बॉडी रुक जाए, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। समझ आया ना? अगर कोई गाड़ी चल रही है उसमें हम लगा रहे हैं ब्रेक, तभी बॉडी रुक रही है, तो ब्रेक जो फोर्स होता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होता है जिस डायरेक्शन में बॉडी ऑलरेडी चल रही थी। ठीक है, तो फोर्स कैन मेक द मूविंग बॉडी कम्स टू रेस्ट। फोर्स कैन मूव द बॉडी ऑलरेडी एट रेस्ट। कोई बॉडी रेस्ट पे है उसको फोर्स मूव करवा सकता है। Force can move the body already at rest. ठीक है, it can move the running body, it can change the speed of the body, it can change the direction of the body if force is applied. अगर गाड़ी चल रही है सीधी डायरेक्शन में और एकदम से हमें राइट लेना हो तो स्टीयरिंग से राइट लिया जाता है, या फिर ये कहते हैं स्कूटी से राइट, स्कूटी के स्टीयरिंग से राइट लिया जाता है। तो हम फोर्स की वजह से डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। It can change the direction of the object of a moving body. It can change the shape and size. It can change the shape and size of an object. Shape and size of an object. It can change the shape and size of an object. ये ऑब्जेक्ट का साइज और शेप भी चेंज कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, बैलून को अगर हम कंप्रेस करें तो उसका शेप चेंज हो जाता है। रबर बैंड को स्ट्रेच करो, शेप चेंज हो जाएगा। ठीक है, बैलून नॉर्मल था, अभी उसको तुमने फोर्स लगा के उसके अंदर हवा भरी, साइज चेंज हो गया। समझ आ गया? तो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स क्या क्या चीजें कर सकता है? What is force? It can apply the push and pull of the body is called force. ऐसी भी फोर्सेस होते हैं जिसमें हमें पुश और पुल करने की जरूरत ही नहीं होती, राइट? There are two types of forces, contact forces and नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस में ऐसे फोर्सेस आते हैं इसमें कॉन्टैक्ट रिक्वायर्ड होता है फोर्स को अप्लाई करने के लिए। तुम किसी बॉडी को पुश करो, किसी बॉडी को पुल करो, ये होता है हमारा अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स कौन सा होता है? कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड द ग्राउंड। गाड़ी चल रही है तो गाड़ी के टायर्स और ग्राउंड पे जो बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है, मोशन ऑफ द बॉडी के बैकवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। इट इज ऑल्सो कॉन्टैक्ट फोर्स बिकॉज इसमें भी कॉन्टैक्ट है दो बॉडीज का। ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज जिसमें दो बॉडीज अट्रैक्ट या रिपेल कर रही है, पुश और पुल चल रहा है बॉडीज पे पर बॉडीज कॉन्टैक्ट में नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आपस में अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव चार्जेस आपस में रिपेल करेंगे, तो पुश और पुल तो चल रहा है, फोर्स लग रहा है, पर फिर भी कॉन्टैक्ट नहीं आ रहा दोनों फोर्सेस, दोनों बॉडीज में। मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, दीज आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस जिसमें कॉन्टैक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स ये देखो, कॉन्टैक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती फिर भी बॉडी में फोर्स लग रहा है। तो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंस एंड अनबैलेंस। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस। व्हाट इज बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस? अगर पहले तो फोर्स की यूनिट तो तुम्हें पता ही होगी, एक बार लिख लेते हैं। यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। ठीक है, फोर्स यूनिट क्या होती है? न्यूटन। अगर बॉडी पे राइट साइड पे मैंने फोर्स लगाया सपोजिंगली 5 न्यूटन और लेफ्ट साइड पे भी फोर्स लगा सपोजिंगली 5 न्यूटन, तो ये बॉडी मूव करेगी। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। पहले तो ये भी देख लेते हैं, पीछे लिख लेते हैं एक पॉइंट। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती है? वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जो अपना डायरेक्शन
जिसके अंदर डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। फिजिक्स में वेक्टर क्वांटिटी वो होगी जिसके अंदर डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। ऐसी बॉडी जो डायरेक्शन भी शो करती है और मैग्नीट्यूड भी। तो फॉर अ टाइम बिंग 9th क्लास में हम डायरेक्शन की बात क्या करते हैं, अगर राइट जा रही है तो पॉजिटिव क्या मान दी जाती है, बॉडी पॉजिटिव, लेफ्ट लग रहा है तो नेगेटिव। तो इसका मतलब अगर इस पे फोर्स लग रहा है तो ये वाला पॉजिटिव फोर्स होगा और ये वाला नेगेटिव फोर्स। तो ये मान लो F1 फोर्स, ये F2 फोर्स। तो फोर्स नेट फोर्स ऑन दिस बॉडी विल बी F1 minus F2 दैट इज इक्वल टू 0 न्यूटन। So that's why this body is called having balanced force. Balanced force की मतलब क्या होता है, net forces equal to 0। Balanced force का मतलब net forces equal to 0। समझ आया। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, वो है unbalanced force। unbalanced force क्या है, अगर मैं इस बॉडी पे लगाया तो F1 फोर्स दैट इज इक्वल टू 8 न्यूटन और इसी बॉडी पे लेफ्ट साइड पे लग रहा है F2 फोर्स दैट इज इक्वल टू 4 न्यूटन। तो ये बॉडी मूव करेगी या नहीं मूव करेगी, करेगी ना। 8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है राइट साइड पे पॉजिटिव, 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है लेफ्ट साइड पे नेगेटिव। So net force will be F1 minus F2 that is equal to 8 minus 4 न्यूटन प्लस 4। तो अब ये बताओ कौन सा फोर्स ज्यादा है, F1 ज्यादा है F2 ज्यादा है। तो ये बॉडी अल्टीमेटली मूव करेगी तो राइट साइड मूव करेगी, लेफ्ट साइड मूव करेगी, राइट मूव करेगी। लेफ्ट कैसे मूव करेगी, गधे इंसान हो, जानते तो देखो। तो ऐसे तो ये भी लग रहा है साइड जा रही है, एरो तो यहाँ भी बन रखा है, एरो तो यहाँ भी बना हुआ है। जो ज्यादा फोर्स है, अब ये टग ऑफ वॉर समझो ना, टग ऑफ वॉर। ये रस्सी है, ठीक है, निखिल और अर्नब के बीच में टग ऑफ वॉर चल रही है। अर्नब यहाँ से खींच रहा है, निखिल यहाँ से खींच रहा है। अर्नब लगा रहा है 8 न्यूटन का फोर्स, निखिल लगा रहा है 4 न्यूटन का फोर्स। कौन ज्यादा ताकत लगा रहा है, तो उसके तरफ पे। अब निखिल ने रस्सी छोड़ दी, अर्नब नीचे गिर गया। ऐसे होता है, अगर तुम ना छोड़ते तो तुम नीचे गिरते है ना। तो अल्टीमेटली बॉडी किस साइड गई, राइट साइड पे, जहां पर ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है। तो नेट फोर्स इज 4 न्यूटन ऑन राइट। तो अगर मैं इसका फिगर बनाना चाहूँ तो कैसा बनेगा, नेट फोर्स कितना है 4 न्यूटन का, वो राइट साइड पे। अब इसमें लेफ्ट साइड कोई फोर्स नहीं लग रहा बिकॉज दोनों को काट पीट के राइट साइड पे फोर्स आ गया, नेट फोर्स। समझ आई बात, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। अब मैं तुम्हें ये चीज बताता हूँ, बैलेंस फोर्स में अगर मैंने यहाँ से फोर्स लगाया, ये बॉडी कहाँ जा रही है राइट साइड, यहाँ से फोर्स लगाया, ये बॉडी कहाँ जा रही है लेफ्ट साइड, और ये दोनों इक्वल फोर्स लग गए तो ये बॉडी मूव कर रही है। तो यानी कहने का मतलब ये होना चाहिए कि बैलेंस्ड फोर्स, जब फोर्स की वैल्यू 0 होती है, नेट फोर्स 0 होता है, तो बॉडी मूव नहीं करती। क्या ऐसा पॉसिबल है कि नेट फोर्स 0 हो तब भी बॉडी मूव करे, ये हम पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में। इज इट पॉसिबल फॉर an object, is it possible for an object to be moving when net force is equal to 0? यानी बैलेंस के बारे में पढ़ेंगे अभी हम, कि बॉडी मूव करेगी जब नेट फोर्स 0 होगा। ऐसी चीज पॉसिबल है, यस और नो। अगर है तो उसका एग्जांपल देना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा कैसे। मैथमेटिकली भी समझा सकते हो, एग्जांपल के अकॉर्डिंग भी समझा, ठीक है। ये पढ़ते हैं आगे। तो एक क्वेश्चन याद है, क्वेश्चन लिख भी लेना, आगे इसका आंसर मिलेगा अपने अभी जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इसी चैप्टर में। टॉपिक क्लियर होगा अभी तक का। इसी पॉइंट को कंटिन्यू करने के लिए एक टॉपिक समझते हैं, फिर इस क्वेश्चन में दोबारा कंटिन्यू पे आएंगे, ठीक है। टॉपिक क्या है, मान लो एक ब्लॉक ऑफ वुड है, ब्लॉक ऑफ वुड, लेट अस कंसीडर दिस इज एज अ block of wood. There are two persons trying to push this block. Okay, मान लेते हैं कि साइड, there are two persons trying to push this block of wood. This is a huge block of wood and the two person trying to push. ठीक है, ये फोर्स लगा रहे हैं, ये block of wood मूव नहीं कर रहा। ऐसे मान लेते हैं अभी एक ही पर्सन है, चलो ये मान लेते हैं अभी एक ही पर्सन है, block of wood मूव नहीं कर रहा। ये फर्स्ट केस। फिर सेकंड केस में क्या हुआ, this is a block of wood, this person try to push the block of wood with a greater force। अब इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, एरो पे ध्यान दो, छोटा एरो छोटा फोर्स, बड़ा एरो बड़ा। तो ये वाला बंदा इस ब्लॉक को पुश कर रहा था एक फोर्स से, वो फोर्स था कम। फिर ये वाला बंदा इस ब्लॉक को पुश कर रहा है एक फोर्स से, वो फोर्स उसने बढ़ा दिया। यहाँ पर ब्लॉक अभी मूव नहीं कर रहा, ब्लॉक डज नॉट मूव क्योंकि ब्लॉक हैवी है। यहाँ पर भी सेम चीज मान लेते हैं, ब्लॉक डज नॉट मूव। अब क्या हुआ, मान लेते हैं अब दो जने आ गए और ये ट्राई कर रहे हैं ब्लॉक को पुश करने के लिए। नाउ ब्लॉक जस्ट स्टार्ट्स इट्स मोशन, नाउ ब्लॉक जस्ट स्टार्ट्स इट्स मोशन। अब हुआ ऐसा क्या कि पहले वो मूव करने की कोशिश कर रहे हैं बंदे, पर ब्लॉक मूव नहीं हो रहा। जब दो बंदे आ गए, उन्होंने फोर्स भी ज्यादा लगाया तो ब्लॉक मूव करने कैसे लग गया, ध्यान से देखो। इसका रीजन है फ्रिक्शन फोर्स। नाउ व्हाट इज फ्रिक्शन फोर्स? फ्रिक्शन फोर्स के बारे में सबको थोड़ा बहुत तो आइडिया है कि फ्रिक्शन फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है बॉडी जब मूव कर रही होती है। तो और अभी बॉडी मूव कर रही है तो फ्रिक्शन फोर्स कहां लग रहा है? फिर जो भी बॉडी रेस्ट पे है हमारे आसपास, वो बॉडी मूव ही नहीं कर रही, तो फ्रिक्शन फोर्स कहां लग रहा है? फिर अगर बॉडी मूव नहीं कर रही तो फ्रिक्शन फोर्स तभी लगता है जब बॉडी मूव करती है, वो भी बॉडी के मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में। या फ्रिक्शन फोर्स रेस्ट बॉडी में भी लगता है। मान लेते हैं इस बंदे ने फोर्स लगाया 5 न्यूटन का, तो ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में आ रहा है फ्रिक्शन फोर्स, वो भी लग गया 5 न्यूटन का ही, ठीक है। अब इस बंदे ने फोर्स को बढ़ाया और कर दिया 7 न्यूटन का, तो ब्लॉक के नीचे भी फ्रिक्शन फोर्स लग गया 7 न्यूटन का। अब ये क्या है, बैलेंस्ड फोर्स। व्हेन द फोर्सेस आर बैलेंस्ड देन बॉडी मे नॉट मूव, बॉडी इज नॉट मूविंग, ब्लॉक इज नॉट मूविंग। समझ आया? अब अगेन फोर्स बढ़ाया, फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ गया। फ्रिक्शन फोर्स लड़ रहा है, कंपटीशन लड़ रहा है वो बंदे के साथ, तू फोर्स बढ़ा मैं भी बढ़ाऊंगा अपना फोर्स, ठीक है। अब क्या हुआ, जहां पर दो बच्चे आए, उन्होंने 7 न्यूटन का फोर्स, 7 न्यूटन का फोर्स, कितना फोर्स लगा दिया और फ्रिक्शन फोर्स भी लग गया, मान लेते हैं 13 न्यूटन। अब बॉडी मूव कर रही है, ब्लॉक जस्ट स्टार्ट्स इट्स मोशन। बॉडी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, राइट या लेफ्ट? फिर गलत, ध्यान का है तुम लोगों का, राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है विद नेट फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। नेट फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। 14 इस डायरेक्शन में, 13 इस डायरेक्शन में, तो नेट कितना गया, अट्रैक्ट होता है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन के फोर्सेस अट्रैक्ट होते हैं, समझ आ रहा है? तो नेट फोर्स ऑफ 1 न्यूटन की डायरेक्शन, वो भी राइट डायरेक्शन में ब्लॉक मूव करने लग गया। तो ऐसा हुआ क्या, मतलब कंपटीशन फ्रिक्शन ने लड़ा, पर वो कहां तक कंपटीशन लड़ पाया,
उसके बाद वो फ्रिक्शन कंपटीशन क्यों नहीं लड़ पाया लोगों से जो उसको पुश कर रहे थे ब्लॉक। तो इसका कॉन्सेप्ट ये बनता है कि फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग इट कैन एडजस्ट दिस वैल्यू फ्रॉम 0 टू अ मैक्सिमम वैल्यू। तो ये चीज तुम्हें समझ नहीं आई होगी, इसको मैं समझाने का तरीका बताता हूँ। ये फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन के फोर्स को हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से, ठीक है। ये फ्रिक्शन का फोर्स है, इसकी वैल्यू, अच्छा ये तो पता होगा ना, फ्रिक्शन बड़ा है 0 से, फ्रिक्शन छोटा है 0 से। कैस्केडिंग साइन का मतलब पता है, बड़ा छोटा क्या होता है, इसको समझो, ये दांत है, जो माउथ, जहां माउथ खुला वो बड़ा, जहां माउथ बंद वो छोटा। तो माउथ खुला कहाँ है, लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे, राइट पे खुला है। कैसे हर कोई तुक्का तो सही मारा करो कम से कम, इसमें बता पूछ रहा हूं मैं। तो यहाँ पर तो राइट बड़ा है, ठीक है ना, तो फ्रिक्शन बड़ा हुआ 0 से। अब यहाँ पर मैंने एक और चीज लिख रही है, फ्रिक्शन जो है छोटा है फ्रिक्शन मैक्स से, मैक्स का मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, इट कैन एडजस्ट इट्स वैल्यू फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम। मैक्सिमम वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन पे डिपेंड करती है बॉडी पे जो रखा हुआ है, और जमीन पे, यानी कैसी खुरदुरी या फिर कैसी सॉफ्ट जमीन है, समझ आया। अगर हल्की बॉडी होती तो फ्रिक्शन कम लगता, हैवी बॉडी है तो फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा है, समझ आया, क्योंकि हैवी बॉडी को मूव करना डिफिकल्ट होता है। अगर रोड है जिसका फ्रिक्शन, जो रोड का सरफेस क्या है, बहुत ज्यादा रफ, तो फ्रिक्शन ज्यादा होता है। स्मूथ सरफेस होता है तो फ्रिक्शन कम होता है, समझ आई ना बात, क्लियर है। तो मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन की कुछ भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द बॉडी एंड द रोड एंड द सरफेस ऑन विच बॉडी इज केप्ट, बट मिनिमम वैल्यू फ्रिक्शन की क्या होती है, मोस्टली 0। और 0 वैसे फ्रिक्शन की वैल्यू 0 से ज्यादा ही होती है। तो जो भी बॉडी इस दुनिया में रेस्ट में है, वो रेस्ट में इसीलिए ही है कि बिकॉज उस पर फ्रिक्शन लग रहा है। अगर फ्रिक्शन लगी ना रहा होता तो वो रेस्ट पे ना होती, सारी बॉडी फिसल रही होती। कहां फिसल रही होती, कहने का फिसल रही होती, फ्रिक्शन बहुत कम होगी तो फिसलेगी। बॉल जब हम किसी स्मूथ सरफेस पे छोड़ते हैं तो वो फिसलती रहती है, चीज बहुत रेयर है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स, कोई चेयर रेस्ट पे है, मैं ये ब्लॉक रेस्ट पे है, वुड रेस्ट पे, कंप्यूटर रेस्ट पे, सब कुछ रेस्ट पे क्यों है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स है। नेट फोर्स क्या होता है, नेट फोर्स क्या होता है, चलो अभी अंकित ने पूछा नेट फोर्स क्या है, तो तुम मुझे बताओ आंसर, जिसको पता है नेट फोर्स के बारे में, वो फिर मैं वही आंसर कॉपी पेस्ट देता हूँ अंकित को। जल्दी बताओ नेट फोर्स क्या होता है, तुम्हें समझ आ गया। तो अब यहाँ पर अर्नव का आंसर सुनते हैं, तो अर्नव का आंसर समझ आता नहीं आता तो अंकित बताओ। वो ये कह रहा है कि जो नेट फोर्स यानी टोटल फोर्स एक बॉडी पे अप्लाई हो रही है उसको बोलते हैं नेट फोर्स। अगर एक बॉडी पे राइट साइड पे कोई और फोर्स अप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे कोई और फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो वो कह रहे हैं कि राइट साइड वाला फोर्स हम पॉजिटिव मानेंगे, लेफ्ट वाला फोर्स हम नेगेटिव मानेंगे, बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जो भी हम इसका प्लस माइनस करके आंसर आता है वो होता है हमारा नेट फोर्स, ये बोला जाते हो, समझ आया, ठीक है अंकित समझ आया। तो आगे देखो, अब फ्रिक्शन फोर्स एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, वो अपने आप अपनी वैल्यू को एडजस्ट कर सकता है। मिनिमम वैल्यू वो 0 ले सकता है, मैक्सिमम वैल्यू वो कितनी ले सकता है, जितनी उसकी होती है, और वो मैक्सिमम से ज्यादा नहीं जा सकता। तो यही चीज यहाँ पर हो रही है। ये ब्लॉक रेस्ट पे है अभी, ठीक है, मान लो इस पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ये ब्लॉक रेस्ट पे है, ठीक है, मान लो इस पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है अभी 3 न्यूटन का, रेस्ट पे है तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन का। 3 न्यूटन का मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड है, मान लेते हैं इस ब्लॉक को रेस्ट पे लाने के लिए, अदरवाइज ये ब्लॉक फिसल जाता, ठीक है। अब एक बच्चे ने फोर्स लगाया 5 न्यूटन का, तो फ्रिक्शन फोर्स ने अपनी वैल्यू बढ़ा दी, कितनी कर दी, 5 न्यूटन। तो अब ये बॉडी अभी भी नहीं मूव कर रही। अब एक बच्चे ने फोर्स ज्यादा लगाया 7 न्यूटन का, फ्रिक्शन फोर्स ने वैल्यू बढ़ा दी 7 न्यूटन, अभी बॉडी अभी भी नहीं मूव कर रही। फिर दो बच्चों ने 7 न्यूटन के फोर्स लगाए, अब फ्रिक्शन का फोर्स 13 से ऊपर नहीं जा पाया, तो इस फ्रिक्शन को मैं कह सकता हूं ये है फ्रिक्शन मैक्सिमम। क्या ये फ्रिक्शन मैक्सिमम। तो फ्रिक्शन वाली वैल्यू जो है वो 0 से लेकर मैक्सिमम के बीच में लाई कर सकती है, और वो सेल्फ एडजस्टिंग होती है, जितना फोर्स तुम लगाओगे उतना फ्रिक्शन भी लगाएगा। जब तुमने फ्रिक्शन को ओवरकम कर दिया, जैसे यहाँ पर मैंने 14 न्यूटन फोर्स लगाया, फ्रिक्शन कितना था मैक्सिमम 13, जब फ्रिक्शन को ओवरकम कर दिया तब बॉडी मूव करती है। यस डाउट्स बताओ। हर ऑब्जेक्ट पे डिपेंड्स ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट एंड डिफरेंट सरफेस वेयर द ऑब्जेक्ट इज केप्ट, यानी रोड पे भी, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स तो इतना तो आइडिया था कि वो बैकवर्ड डायरेक्शन में लगता है बॉडी के मोशन पे। तुम नोटिस करो अभी बॉडी रेस्ट पे है, तो ये बैकवर्ड में क्यों लग रहा है, बिकॉज ये वाली बॉडी राइट में फोर्स लगा रही है। अगर ये वाली बॉडी लेफ्ट में फोर्स लगाती तो फ्रिक्शन राइट में लगता। फ्रिक्शन इज ऑलवेज द अपोजिंग फोर्स, वो अपोज करता है मोशन को, जिस मोशन में बॉडी जाना चाहती है। अभी जा तो कहीं भी नहीं रही, अभी तो रेस्ट पे है, पर ये जाना चाहता है राइट साइड पे, तो बॉडी ऑपोजिट फोर्स लगाएगी ताकि वो रोक सके उसको। फ्रिक्शन का काम क्या है, ऑपोजिट फोर्स लगाकर रोकना। और फ्रिक्शन की वैल्यू 0 से लेकर मैक्सिमम वैल्यू तो जा सकती है, पर 0 फ्रिक्शन वैसे होता नहीं है। क्यों नहीं होता, जा सकते हो 0 फ्रिक्शन क्यों नहीं पॉसिबल, फिर बॉडी के बीच में फ्रिक्शन हुआ ही नहीं, बॉडी और सरफेस के बीच में ऐसी 0 फ्रिक्शन वाली चीज तो पॉसिबल अभी तक हुई नहीं है। 100% 0 फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कैन रिड्यूस पर फ्रिक्शन कैन नॉट बी 0, ठीक है। अब एक केस मानते हैं, एक साइंटिस्ट आता है गैलीलियो, इसने करा अपना एक एक्सपेरिमेंट। क्या एक्सपेरिमेंट करा वो सुनते। इसने कहा कि अगर मैं एक इंक्लाइंड प्लेन पे एक बॉल को फेंकूंगा नीचे, अगर मैं एक इंक्लाइंड प्लेन पे बॉल को नीचे फेंकूंगा, ठीक है,
और मान लेते हैं यहाँ पर फ्रिक्शन क्या है, 0। वैसे तो ये इमेजिन करना ही डिफिकल्ट है, फ्रिक्शन अगर 0 होता, अगर कोई बॉडी मैंने फेंकी होती तो वो जिंदगी भर चलती रहती। एक बार इस क्वेश्चन का आंसर ले लेते हैं। जो क्वेश्चन लिखवाया था मैंने, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर छोटा सा मैं दे देता हूँ, इसकी एक्सप्लेनेशन तो हम आगे ही करेंगे, पर मैं इसका आंसर दे देता हूँ, वो तुम समझने की कोशिश कर सकते हो। फ्रिक्शन मैक्स ही होता है, मैक्स सही लिखा है, फ्रिक्शन मैक्स होता है उसका नाम। इसका आंसर लिख देते हैं यस इट इज पॉसिबल। यस, क्या क्वेश्चन क्या था, इज इट पॉसिबल फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी मूविंग विद व्हेन द फोर्स इज 0, मतलब नेट फोर्स 0 है, बैलेंस फोर्स है, फिर भी पॉसिबल है कि बॉडी मूव करे। यस इट इज पॉसिबल, बॉडी मूव्स इन यूनिफॉर्म मोशन, बॉडी मूव्स इन यूनिफॉर्म मोशन। तो अभी ना ये लर्न कर लो, इसकी एक्सप्लेनेशन मैं देता हूँ तुम्हें। यूनिफॉर्म मोशन तो वैसे पता ही है क्या होता है, क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन, when equal distance are covering in equal interval of time, constant velocity, constant speed, uniform means constant, motion means speed या velocity। तो constant velocity से आपकी बॉडी मूव कर रही है तो उसको क्या बोला जाता है, यूनिफॉर्म मोशन। तो इसका आंसर तुम अभी लर्न करो, एक्सप्लेनेशन में दूंगा आगे के टॉपिक्स में। क्या क्वेश्चन है कि जब बैलेंस फोर्स लग रहा होगा बॉडी पे तो बॉडी रेस्ट पे रह सकती है, ये तो पता ही सबको, रेस्ट पे। ये देखो बैलेंस फोर्स लग रहा है पेन पे, बॉडी रेस्ट पे है, यहां से फोर्स लगा रहा हूं, यहां से फोर्स लगाया, बैलेंस फोर्स हो गया, रेस्ट पे आ गई, तो बॉडी रेस्ट पे पॉसिबल है। पर क्या ये भी पॉसिबल है कि बैलेंस फोर्स पे बॉडी मूव भी करे, हाँ पॉसिबल है। तो उस मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। क्यों, कैसे आया, आगे डिस्कस करते हैं। अभी इसको, इसी कॉन्सेप्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसने माना कि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ऐसे क्रिएट करना मुश्किल है पर उसने मान लिया ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, और हमने एक ब्लॉक ऑफ बॉल को नीचे क्या करवाया, इंक्लाइन प्लेन में धक्का दिया, और इसकी हाइट कितनी है, h, इसकी हाइट कितनी है, h। तो कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग ये बॉल उतनी ही ऊपर जाएगी या उससे कम ऊपर जाएगी, ये बॉल यहां से टकरा के उतनी ही ऊपर जाएगी या उससे कम ऊपर जाएगी, कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग बताओ। तुम कहते हो कि बॉल कम ऊपर जाएगी, इसकी हाइट है सपोजिंगली 5 मीटर, तो इसका मतलब बॉल 5 मीटर की हाइट में ही ऊपर तक जा रही है या कम हाइट पे ऊपर तक जा रही है। यहाँ बच्चे कह रहे कम हाइट पे जा रही है। देखो ध्यान से, अगर फ्रिक्शन फोर्स होता तो कम हाइट पे जाती, पर यहां पर मैं क्या मान रहा हूं, फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, तो बॉल उतनी ही हाइट पे जाएगी जितनी हाइट पे, जितनी हाइट से वो गिराई गई थी। ठीक है, समझ आई ये बात, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। इसको मान लेते हैं ए बी, ये भी डिस्टेंस ए बी ही रहेगा, तो मतलब इसका डिस्टेंस जो होगा वही सेम डिस्टेंस होगा। सेकंड केस, गैलीलियो ने क्या करा फिर, अब पहले वाले इंक्लाइंड प्लेन की हाइट तो उसने सेम रखी 5 मीटर, अब दूसरे वाले इंक्लाइंड प्लेन की हाइट उसने चेंज कर दी, ये डिस्टेंस ए बी कवर करा बॉल ने, फ्रिक्शन यहां भी 0 है। तो जब फ्रिक्शन 0 होता है तो जितनी हाइट से बॉल को नीचे फेंका गया वो उतनी हाइट पे वापस जाती है। फ्रिक्शन जब 0 है तो जितनी हाइट से बॉल को नीचे फेंका गया वो उतनी हाइट से वापस जाएगी। तो यहां पर बॉल ने डिस्टेंस कवर किया ए बी डिस्टेंस, यहां पर बॉल ने डिस्टेंस कवर किया ए बी डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस कवर किया बिकॉज हाइट सेम थी। अब मैंने क्या कर दिया, अब मैं हाइट चेंज कर रहा हूं, देखो ध्यान से, चेंज कर रहा हूं ये हाइट, तो बॉल कहां जाएगी, अभी भी बॉल उतनी हाइट पे जाएगी जितनी हाइट ये थी, यानी 5 मीटर। तो मैंने इन दोनों फिगर में क्या चेंज किया, जहां पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दोनों का सेम था, जहां पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मतलब पहाड़ की स्लोप, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मतलब पहाड़ की स्लोप, यहां पर ज्यादा है और यहां पर कम। तो अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन में कम कर दूं तो बॉल डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगी पर वो फिर भी उतनी हाइट पे जाएगी जितनी हाइट पे वो छोड़ी गई थी। और ये कॉन्सेप्ट तभी पॉसिबल है जब फ्रिक्शन 0 हो। समझ आया, समझ आया, ठीक है। अब अगर मैं थर्ड केस लेता हूं और मैंने इंक्लिनेशन बना दिया, पहले वाला का तो सेम बनाया और दूसरे वाले का इंक्लिनेशन मैंने बना दिया 0, तो बॉल क्या करेगी, पहले तो एक लाइन पे कॉन्सेप्ट पे ध्यान सुनो। इन दिस केस बॉल इज मूविंग एंड इट विल अटेन सेम हाइट बिकॉज फ्रिक्शन इज 0। इन दिस केस इंक्लिनेशन इज रिड्यूस्ड, बॉल विल मूव टिल द सेम हाइट इज रीच्ड, जब तक सेम हाइट रीच नहीं कर जाती है तब तक बॉल मूव कर रही है। तो सेकंड केस में बॉल ने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, सेकंड केस में बॉल ने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया कम डिस्टेंस कवर किया इस वाले पॉइंट पे। थर्ड केस में बॉल जिंदगी भर चलती रहेगी, ये बॉल जिंदगी भर चलती रहेगी। क्यों,
क्योंकि वो हाइट अटेन करना चाहती है पर वो अटेन कर ही नहीं पा रही है उतनी हाइट जितनी हाइट से फेंकी गई है। तो इस सबसे डिराइव होता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? कि अगर बॉल रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, अगर बॉल यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही है तो वो जिंदगी भर यूनिफॉर्म मोशन में मूव करती रहेगी अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। इन सब केसेस में मैंने फ्रिक्शन क्या माना है? जीरो। तो फ्रिक्शन हमारा क्या है? एक्सटर्नल फोर्स। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो बॉल अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, अगर बॉल यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है तो वो जिंदगी भर मूव करती रहेगी, मूव फॉर एवर, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई हो जाए। समझ आ गया? क्लियर है ये चीज? तो स्टेटमेंट क्या बनती है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की? तो बॉडी इज एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन, it will remain at rest or it will remain in uniform motion unless and until an external force is applied। तो ये एक्सपेरिमेंट से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम समझ सकते हैं। क्लियर है ये चीज? तो यहाँ पर बॉल ने अगर सेम हाइट अटेन कर ली तो फिर वापस जाके यही चलता रहेगा जिंदगी भर, क्योंकि फ्रिक्शन जीरो है। पर जिंदगी भर ऐसी चीज चलती है वैसे नॉर्मली, क्योंकि फ्रिक्शन जीरो होता नहीं है। समझ आया कॉन्सेप्ट?